अ, आप सभी को शुभ संध्या। शनिवार, उम्मीद करता हूँ आप सब लाइव आ गए होंगे। अगर कनेक्टिविटी हो गई हो किस तो आप सब प्लीज़ मुझे हिंट कर दें। ठीक, आज ऐसा कोई टेक्निकल इशू नहीं हुआ इसलिए मैं समय से आपके साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ वॉइस प्रॉपर होगी। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ एक पेपर और पेन ज़रूर लेके बैठें। फिर से रिपीट करूंगा कि आज की लाइव क्लास के साथ जितने भी लोग ऐड हो रहे हैं वो सभी लोग पेपर और पेन अपने साथ ज़रूर लेके बैठें। देखिए, आईपीसी के साथ जो सबसे ख़ास बात है वो ये समझ लीजिए, मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूँ कि हाँ, ये मैथ्स के स्टूडेंट्स जैसे मैथ्स में 100% गेन कर सकते हैं, वैसे ही आईपीसी के साथ एक बेनिफिट है कि इससे पढ़ने वाला या इसको सॉल्व करने वाला बंदा इसके सारी चीज़ें चाहे तो इस पर 100% या कह सकते हैं कि हाँ, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इसमें गेन कर सकता है। आईपीसी का जो हमें इस्तेमाल होता है वो जुडिशरी में थर्ड पेपर, ठीक है, और आपके पीटी में तो है ही है, पीटी में एक बड़ा सेगमेंट ही कवर करता है। इसी तरह से एपीओ की सर्विसेज के लिए 35 क्वेश्चन जो हैं वो आईपीसी से कवर होता है। और जब हम एपीओ के मेंस की बात करते हैं तो एपीओ के मेंस में आईपीसी जो है वो एक बड़ा पार्ट प्ले करता है। अक्सर हमसे जो बड़े बड़े सेगमेंट हैं, बड़े बड़े पोर्शन हैं, हम उनको तो फोकस करते हैं और उन्हें मेमोराइज भी करते हैं, ठीक तरीके से हमें याद हो जाता है। लेकिन दिक्कत जो होती है वो ऐसे छोटे सेगमेंट्स में होती है जो या तो हमें मेमोराइज नहीं होता, पहली चीज़, और या तो अगर मेमोराइज है तो दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाती है। ठीक है, तो आज हम सब जो बात करेंगे वो इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है। अगली क्लास जो है वो फ्राइडे सैटरडे की होगी, तो अगली क्लास पे हम आपके साथ जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मतलब चैप्टर 16 क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी आपने जो चीज़ें पढ़ ली हैं उसके यानी कह सकते हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 16, इन दोनों के बीच जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और अक्सर पीटी में हमें खूब मिल जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक बड़ा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के साथ टेल लगा के, पूंछ लगा के इस पार्ट से चीज़ें पूछ ली जाती हैं, और वहाँ फिर उस वजह से चूँकि अब हमें टेल वाला पोर्शन यानी छोटा एडिशनल क्वेश्चन जो है वो क्लियर ही नहीं है, और जब वो क्लियर नहीं है तो जो मेन एक्सट्रीम का जो सवाल है वो आते हुए भी हम उसे छोड़ देते हैं। ये हमारे साथ दिक्कत हो जाती है। मतलब मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया, क्वेश्चन आ गया कि हाँ, शरीर की संपत्ति संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के जो नियम हैं आईपीसी में उनका उल्लेख करिए, साथ ही मिथ्या साक्ष्य दिए जाने पर दंड का क्या प्रावधान होगा उनको आप बताएं। तो अब प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपने खूब अच्छे से तैयार करके गए, आप सिनॉप्सिस बनाए और आपने खूब प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन चूंकि इसका सेकंड पार्ट यानी मिथ्या साक्ष्य, फॉल्स एविडेंस, वो सेगमेंट हमें तैयार नहीं है, इस वजह से हमें आता हुआ क्वेश्चन या तो ड्रॉप करना पड़ता है या अधूरा छूट जाता है। तो चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 16 तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में वो छोटे छोटे हिस्से जो हैं वो महत्वपूर्ण भी हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हमारे मेन क्वेश्चन को ये कंप्लीट करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हुए। दूसरा, शॉर्ट नोट्स जब भी मिलते हैं हमें तो इन्हीं हिस्सों से मिलते हैं, क्योंकि बाकी तो बड़े फुल क्वेश्चन का सेगमेंट है, तो शॉर्ट नोट हमें इस सेगमेंट से मिल जाता है। और पीटी में जहाँ से हमसे अक्सर गलतियाँ होती हैं
वो सेगमेंट यही है। ठीक है, तो आज उस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि आज ही में ही इसे फिनिश कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें चैप्टर 16 से कंटिन्यू स्टार्ट कर सकें। तो कॉपी पेन मैंने इसीलिए आपसे कहा कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और इस क्लास को फिनिश करने के बाद आज रात में या कल 15 अगस्त है, ठीक है, तो हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के लिए। और कोशिश ये करिएगा कि कल इन सारे सेक्शंस को जो भी अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने या बताने जा रहा हूँ, कोशिश ये करिएगा कि इनको बाकायदा आप लाल, पीली, नीली, हरी पेन से लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने इसे लगाएं। अगर आपके स्टडी टेबल पर ग्लास है तो ग्लास के नीचे इसे लगाएं, ताकि आपको बराबर देखते रहें और बराबर याद होते रहें। देखो यार, आप सबके साथ ये बात बताना ज़रूरी है कि ये वो हिस्सा है जहाँ से अपनी सफलता को हम एकदम कंफर्म करते हैं। बाकी चीज़ें तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो जल्दी या तो लोग पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते हैं तो स्किप कर जाते हैं। और अगर ये चीज़ें आप तैयार करेंगे तो आपकी सफलता के लिए एक मजबूत कदम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सेक्शन बताऊंगा, ठीक है। आज का जो सीन है वो ये है कि मैं आपको सेक्शन बताऊंगा, उस सेक्शन में क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी सेक्शन में आप सब अपनी नोटबुक या बेयर एक्ट लेके बैठें, ठीक है, अगर किसी सेक्शन में कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, या लास्ट के 5-10 मिनट हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहें। अपनी बेयर एक्ट अपने साथ रखें और अपनी कॉपी पेन भी अपने साथ नोट करते चलो। देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन है वो सेक्शन 169, सेक्शन 169 नोट कर लें। सेक्शन 169, सेक्शन 169 ये कहता है कि कोई लोक सेवक अगर अपने पद पे रहते हुए किसी विधि विरुद्ध संपत्ति को क्रय करने के लिए बोली लगाता है या उसकी कीमत लगाता है, तो इस अपराध के बारे में सेक्शन 169 मेंशन करता है। सेक्शन 169, लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करने के लिए, यानी जो उसका तरीका है बोली लगाने का, वो लीगल नहीं है, ठीक है। करप्शन के मामले जो हैं आप देखते होंगे बहुत सारे होते हैं। कोई किसी पोस्ट को होल्ड कर रहा है, और पोस्ट को होल्ड करते हुए उसे इंटरनल सारी चीज़ें पता है कि हाँ, जो बिडिंग हो रही है वो बिड की कीमत कितनी है, वो क्या है, उसे ये सारी चीज़ें पता है। और उसके बाद इंटरनल चीज़ जानकारी रखते हुए वो खुद बिड लगाता है, खुद बोली लगाता है। तो ऐसी दशा में आईपीसी जो है वो इसे रिस्ट्रिक्ट करती है, प्रतिबंधित करती है, और इस पर फाइन और पनिशमेंट इम्पोज करती है। तो सेक्शन 169 जो है वो पीटी में भी खूब पूछा जा चुका है, उठा के पलट के देखिएगा। सेक्शन 169, इसी के बाद तुरंत सेक्शन 170 धारा 170, पर्सोनेशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। पर्सोनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक का प्रतिरूपण। कोई व्यक्ति, इस पे प्रॉब्लम पूछी जाती है, सवाल आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो इस पे प्रॉब्लम पूछी जाती है। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को पब्लिक सर्वेंट के रूप में प्रदर्शित करता है, अपने आप को ये प्रिटेंड करता है, अपने आप को ये पर्सोनेट करता है कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, और उस पब्लिक सर्वेंट के प्रिटेंशन में, पर्सोनेशन में अगर कोई वो बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है तो वो 511 में उसका प्रयत्न हो जाएगा, और अगर उठा लेता है, ठीक है, तो फिर धारा 170 में उसे दंडित किया जाता है 170 में, ठीक है। अक्सर न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि हाँ, कोई व्यक्ति सीबीआई का ऑफिसर बन गया, या पुलिस अधिकारी बन गया, या रेलवे का टीसी बन गया, और उसने लाभ अर्जित किया, तो धारा 170 170 170, ठीक है। अगली जो सेक्शन है जो पीटी में आपसे अक्सर सामने साक्षात्कार हो जाता है, सेक्शन 171 बी, धारा 171
खा बी, ठीक है। ये ब्राइबरी को डिफाइन करती है, रिश्वत को परिभाषित करती है। आ जाता है क्वेश्चन आपसे, रिश्वत आईपीसी में किस धारा में परिभाषित है? सेक्शन 170, सेक्शन 171A, 171B, 171C। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, या हो सकता है इनमें से कोई नहीं का दे दिया गया, आपसे टिक करने को कहा गया। तो सेक्शन 171B याद रखिएगा, ठीक है, ब्राइबरी को डिफाइन करता है। इसके बाद सेक्शन 171D और E, D फॉर डॉग और E फॉर एलिफेंट। 171D और E ये दोनों सेक्शन भी आपके काम के हैं। 171D जो है वो कहता है कि पर्सोनेशन एट इलेक्शन, पर्सोनेशन एट इलेक्शन, निर्वाचनों का प्रतिरूपण। इलेक्शन जैसी जो चुनाव होते हैं, ठीक है, उन चुनावों में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित करता है, कुछ और करता है, पर्सोनेट करता है, उस दशा में सेक्शन 171D, D फॉर डॉग, ठीक है, ये लागू होती है। कैसे? एक महोदय जो हैं वो अभी चुनाव हुआ पंचायत का, है ना, एक महोदय जो हैं वो अपने गांव में ये शोर मचा देते हैं, ये हल्ला मचा देते हैं, ये र्यूमर फैलवा देते हैं कि वो साक्षात भगवान काल्की के अवतार हैं, और जो उन्हें वोट नहीं देगा, भगवान काल्की और ईश्वर जो है वो उन्हें प्रताड़ित करेंगे। ऐसी पर्सोनेशन, ऐसा अफवाह जो है वो अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में फैला देता है। तो ऐसी कंडीशन में, इस परिस्थिति में सेक्शन 171D लागू होगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पर्सोनेट कर देता है भगवान के रूप में या किसी भी जो वास्तव में वो नहीं है, अगर वो ऐसा पर्सोनेट करता है तो सेक्शन 171D उस पर लागू होगा। नेक्स्ट सेक्शन 171E, E फॉर एलिफेंट। 171E जो है वो रिश्वत के लिए दंड का प्रावधान करता है। ये रिश्वत जो अभी आपने सेक्शन 171B में पढ़ा है, ब्राइबरी, उस ब्राइबरी की पनिशमेंट को ये डिफाइन करता है 171E, ठीक है। ये सारे सेक्शन आप लोग प्लीज़ कॉपी पे नोट करते चलो, अगर आप किसी तरह बेयर में टिक कर लो, जैसे भी, इसमें से आपको प्रॉब्लम मिल जाती है, यकीन जानिए। ऐसा नहीं है कि हाँ आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको खूब यहाँ से चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 10 अध्याय 10 सेक्शन 172, सेक्शन 172 समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना, ठीक है। समनों की तामीली या अन्य कार्रवाइयों से बचने के लिए फरार हो जाना, ये सेक्शन जो है वो चूंकि आईपीसी में दंड का प्रावधान है, तो आईपीसी इस दंड को भी, इस एक्ट को भी बताती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को समन की तामीली से बचने के लिए या तो बार बार ऐसा प्रयास कर रहा है कि वो समन की तामीली ना करे, पहली कंडीशन, और दूसरा, यदि वो तामीली करने की स्थिति में आने से भाग जाता है, किसी तरह से स्थान को छोड़ देता है, तो धारा 172 172 लागू होगी, ठीक है। सेक्शन 174, सेक्शन 174 लोक सेवक का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना, लोक सेवक का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना। 174 नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एट ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। जब भी कोई पुलिस थाने का अधिकारी, ठीक है, एसएचओ, किसी मामले की कार्रवाई में आपको बुलाता है और आप नहीं जाते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन, या एसडीएम या कोई भी ऐसा लोक सेवक जो अपने पद को धारण करते हुए, अपने पदीय हैसियत में, ऑफिस ड्यूटी में रह के, अगर आपको कोई आदेश या निर्देश देता है कि हाँ आप ये काम कर लीजिए या यहाँ उपस्थित हो जाइए, ऐसी स्थिति पे यदि आप
उस आदेश या निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो धारा 174 के अंतर्गत आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 177 धारा 177 मिथ्या इत्तला देना। मिथ्या इत्तला देना, ये सेक्शन फॉल्स इंफॉर्मेशन के बारे में बात करती है। जैसे अभी पुलिस के साथ आपकी सीधे कनेक्टिविटी है, डायल 100, आपने 100 नंबर या 101 नंबर आपने डायल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस जो है वहाँ आती है, उपस्थित होती है और ऐसी कोई घटना जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं पाया जाता। ठीक है। या किसी अन्य प्रकार के अपराध में आपने पुलिस को या लोक सेवक को कोई गलत जानकारी दी, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, या उसने आपसे घटना के संदर्भ में कोई बात पूछी, तो आपने अपने आप को बचाने के लिए, कौन इस बवाल में पड़े, कौन इस समस्या का सामना करे, तो अपने आप को बचाने के लिए अगर कोई आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये सेक्शन आपको बाउंड करता है कि आपने जो देखा है एज अ सिविलियन, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी जो भी जानकारी में, संज्ञान में जो चीज़ें हैं उनको आप शेयर करें। ठीक है। उसे आप लोक सेवक को बताएं ताकि राज्य लोक सेवक के माध्यम से अपराध की गतिविधियों को रोक सके। ठीक है। तो सेक्शन 177 धारा 177 मिथ्या इत्तला देने को दंडित करती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 183 धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 183 धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। किसी मामले में सीपीसी में आपने पढ़ा है, उधर 58-60 सेक्शन 58-60 इधर पढ़ा है, कुर्की, जब्ती, ये सब चीज़ें सीपीसी में आपने पढ़ी होगी। ठीक है। तो क्या है, एक न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में यदि कोई लोक सेवक कोई संपत्ति अटैचमेंट करता है या किसी तरह से कुर्की या कोई और कार्रवाई करता है, या सीआरपीसी में या सीपीसी में, आईपीसी में, ठीक है, कहीं से अगर संपत्ति का समर्पण अटैचमेंट होता है, उस कंडीशन में यदि आप उसका प्रतिरोध करते हैं, प्रतिरोध किसी तरीके से भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपराधिक बल का इस्तेमाल करके किया जाए या विधि विरुद्ध जमाव करके किया जाए या किसी और तरीके से, आपने सिर्फ उसके काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, आपने उसके काम को रोका है, तो धारा 183 के अंतर्गत आपको दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 186 लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, तो डिस्टर्बेंस फॉर एक्टिंग हिज वर्क बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो अपने पदी हैसियत में रहते हुए अगर कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य के लिए आपने किसी भी तरीके से अगर हस्तक्षेप किया है, उसके काम को करने से उसे रोका है, प्रभावित किया है, उस दशा में धारा 186 186 ये लागू होगी। ठीक है। अब एक पुलिस अधिकारी है, वो अगर मुख्यमंत्री की या जज साहब की फ्लाइट जाने वाली है, अगर वो आपको रोक रहा है, ठीक है, या ट्रैफिक रूल में ही अगर वो लगा हुआ है या किसी अपराध को रोकने में लगा हुआ है, ठीक है, जैसे आप उधर सीआरपीसी में पढ़ते हैं, सेक्शन 143 144 पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो अगर किसी लोक सेवक ने, ठीक है, अगर आपको कोई निर्देश दिया है, कोई कार्य वो स्वयं कर रहा है, ठीक है, और उस कार्य के दौरान अगर आप बाधा डालते हैं, जी, अगर आप बाधा डालते हैं, आप उस कार्य को रोकते हैं, जैसे अभी संजय त्रिपाठी जी ने बताया, प्रोक्लेमिनेशन सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, बिल्कुल सही,
तो अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक के कार्यों में बाधा डाल रहा है, उस स्थिति पे धारा 186 के लिए आप दंडित किए जाएंगे, दोषी साबित किए जाएंगे। इसी के तुरंत बाद धारा 188 सेक्शन 188, लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश का अवमानना। ठीक है, ये भी जैसे अभी बात किया सेक्शन 82 सीआरपीसी, 83 सीआरपीसी। ठीक है, तो अगर कोई अटैचमेंट हो रहा है, कोई कुर्की हो रही है, या किसी और प्रकार का कोई आदेश है, ठीक है, और उस आदेश की अवज्ञा की जा रही है, जैसे अगर पुलिस अधिकारी ने निर्देशित किया कि हाँ सेक्शन 1 सीआरपीसी 143 144 में किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जो बात है, ठीक, वहाँ अगर लोक सेवक ने अगर कोई आदेश दिया है और उस आदेश की अवमानना की जा रही है, ठीक है, तो ऐसे आदेश की अवमानना के लिए आप धारा 188 188 के लिए लायबल ठहराए जाएंगे। सेक्शन 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। किसी पुलिस वाले को, किसी पुलिस अधिकारी को आपने कहा कि देख लेंगे तुमको, ठीक है, तो ये देख लेना ये एक तरह की धमकी है, या किसी और प्रकार से क्षति पहुंचाना या कोई और धमकी देना, हानि पहुंचाने का प्रयास करना। ठीक है, अगर प्रयास किया तो वो 511 के साथ जो आपने काम किया है उसके साथ पनिशमेंट होगा। केवल अगर आपने धमकी दी है, ठीक है, ऐसी चेतावनी दी है कि हाँ तुम्हें नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें, तो ये धारा 189 धारा 189 में लाइबल होंगे। ठीक है, तो लगभग अध्याय 10 में, चूँकि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से बहुत अटैच होता है, चैप्टर 10 जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ बहुत अटैच है, तो इसमें से जैसे प्रॉब्लम अगर छटक के इधर उधर आई तो इसमें से चीज़ें पूछ ली जाती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप अपने मेंस का आंसर लिख रहे हैं और उस आंसर को लिखते समय अगर आपने इनमें से किसी भी सेक्शन को मेंशन कर दिया, खूब ज़रूरत पड़ती है, याद रखिएगा, खूब ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप सेक्शन 82 प्रोक्लेमेशन आप ये सीआरपीसी के आप लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ अगर आपने आईपीसी के इन सारे सेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया, ठीक है, नहीं बताया तो जो आपने लिखा है उसी के बगल में अगर आपने 189 ऑफ आईपीसी लिख दिया तो आपके क्वेश्चन को, आपके आंसर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इन्हें याद रखें, मेमोराइज कर लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन अध्याय 10 में सेक्शन 172, सेक्शन 174, सेक्शन 177, सेक्शन 183, 186, 187, 188, 189, ये तो बात थी सेक्शन 10 की, चैप्टर 10 की। अब आते हैं चैप्टर 11 अध्याय 11। सबसे पहला ही सेक्शन है सेक्शन 191, मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंसेस। खूब पूछा जाता है, पीटी का तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, किस धारा में परिभाषित है, खूब ये पूछा जाता है। सेक्शन 191, मिथ्या साक्ष्य देना। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर संज्ञान में रखते हुए, ठीक है, विथ इंटेंशन किसी मामले में अगर कोई साक्ष्य जो गलत है वो दे रहा है, ठीक है, तो धारा 191 में उसे दंडित किया जा सकेगा। ठीक, इसी के तुरंत बाद ये मिथ्या साक्ष्य देना जो है ये ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है। ठीक, वहीं सेक्शन 192 धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंसेस, धारा 192, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों लगभग एक चीज़ है, लेकिन एक जगह ओरल एविडेंस की बात हो रही है और दूसरी जगह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात हो रही है।
तो धारा 191 और 192 खूब पूछा जाता है, आप इसे ध्यान रखें। और कभी कभी तो इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है, कभी कभी वही समस्या है मैंने बताया, बड़े क्वेश्चन के साथ इसे छोटा सा पूंछ की तरह, टेल की तरह पीछे जोड़ दिया गया। अब समस्या है, बड़ा वाला क्वेश्चन तो आपको खूब अच्छे से आता है, लेकिन अब छोटा वाला जो है वो पार्ट आपको नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, छोटे वाले के कारण बड़ा वाला पार्ट जो है वो आपको छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसी दिक्कत आपका सामना आप ना करें, इसलिए इन सारी चीज़ों को तैयार करें। फिर सेक्शन 193 धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, पनिशमेंट। तो ये पनिशमेंट की जो बात करता है वो 191 और 192 दोनों के लिए बात कर लेता है, चाहे आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया हो और चाहे ओरल एविडेंस दिया हो। सेक्शन 193 जो है वो दोनों को पनिश करने की बात करता है, ठीक। इसी के तुरंत बाद सेक्शन 195A धारा 195 का 195A किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य के लिए धमकी देना या उत्प्रेरित करना, टू प्रोवोक एनी पर्सन फॉर फॉल्स एविडेंस, ठीक। किसी व्यक्ति को प्रलोभित करना। अब देखिए, प्रोवोक करने में सारी चीज़ें आ जाती हैं, रिश्वत देना, धमकाना, उत्प्रेरित करना, ठीक है, और किसी और तरह से प्रभाव में रखना, असम्यक असर, सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो किसी भी माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, तो वो धारा 195A के अंतर्गत वो दंडनीय होगा। सेक्शन 196 धारा 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जो मिथ्या होना ज्ञात हो, उस साक्ष्य को इस्तेमाल में लाना। दिनेश जी, केस लॉ जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा इसलिए रिलेवेंट नहीं है क्योंकि या तो आपको शॉर्ट नोट अगर है तो वहाँ पे आपको केस लॉ देना होगा, अदरवाइज जो है वो पीटी के लेवल से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की ये क्लास जो है वो बेसिकली मैं पीटी के लेवल से ही चीज़ें लेके चल रहा हूँ। और रही बात केस लॉ की, तो केस लॉ आज मैंने कोई मेंशन नहीं किया है, ठीक है। चलिए, सेक्शन 196 साक्ष्य जो काम में लाना, साक्ष्य जो काम में लिया गया है वो जानकर मिथ्या हो। मतलब कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हम जान रहे हैं कि ये जो एविडेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एविडेंस प्रॉपर नहीं है, हमें उसके बारे में फॉल्स होने की जानकारी है, लेकिन फिर भी या तो लोक सेवक को या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किसी भी हिस्से को हम प्रभावित करने के लिए, उसे भ्रमित करने के लिए, इन्फ्लुएंस में लेने के लिए अगर हम ऐसे साक्ष्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, तो उस साक्ष्य को इस्तेमाल करने पर यदि आगे भविष्य में ये ज्ञात हो जाता है कि हाँ ऐसा साक्ष्य जो है वो मिथ्या है, गलत है, तो उसके लिए धारा 196 में आपको लायबल ठहराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 201 धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना, कॉजिंग disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender। देखिए, जो लोग अगर इसमें पुलिस सेवा से जुड़े हुए हैं तो आज की ये क्लास उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जो प्रमोशन के लिए इसमें लगे हुए हैं या पुलिस सेवा में जो जाने की तैयारी कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें, तो आज की क्लास उनके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सेक्शन 201 बहुत केयरफुली इसे अच्छे से पढ़िएगा। धारा 201 का इस्तेमाल पुलिस की इंफॉर्मेशन एफआईआर में अक्सर मिल जाती है, ठीक है।
धारा 201। धारा 201 जो है वो साक्ष्य के विलोपन, पहला पार्ट इसका है साक्ष्य के विलोपन को। दूसरा पार्ट है अपराधियों को आच्छादित करना, कवरिंग करना, ठीक है, दूसरा पार्ट। या तीसरा फॉल्स इंफॉर्मेशन। इन तीनों चीजों को कंपाइल करता है। कौन कौन सी चीजें? पहला साक्ष्य का विलोपन, दूसरा हिस्सा जो है वो अपराधियों को आच्छादित करना, कवरिंग करना, छुपाना, ठीक है, और तीसरा फॉल्स इंफॉर्मेशन देना। इन तीनों चीज को कवर करता है सेक्शन 201, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इन तीनों कामों का किसका फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या किसी अपराधी को छुपाया जा रहा है, या फिर किसी साक्ष्य का विलोपन किया जा रहा है, किसी एविडेंस को मिटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। किन अपराधों के लिए? यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट से पनिशमेंट है, दूसरी कंडीशन। और तीसरा, यदि 10 वर्ष से कम के अपराध के लिए दंडनीय है। ये तीनों चीजों को यहां मेंशन किया गया है। यानी सारे ऑफेंसेस लगभग ये कवर करता है कि अगर किसी ऑफेंस में अगर किसी व्यक्ति ने एविडेंस हटाए हैं, छुपाए हैं, मिटाए हैं, ठीक है, किसी भी एविडेंस के साथ कोई चीज, कोई छेड़खानी की है, तो वो कोई फॉल इंफॉर्मेशन दी है वो, और या फिर किसी अपराधी को कवर करने की कोशिश की गई है, तो इन तीनों कंडीशन में धारा 201 लागू होगी। एक इलस्ट्रेशन मुझे धुंधला सा याद आ रहा है। एक महिला जो है वो अपने प्रेमी के घर गई, ठीक है, और वहाँ उन्होंने घर गई और वहाँ उन्होंने ये बात कही कि आप मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे। अपने बॉयफ्रेंड से ये बात उसने कंपेल की। ये प्रॉब्लम मैंने कहीं पढ़ी है, ये इलस्ट्रेशन पढ़ा है, कहीं आया हुआ है, इसलिए धुंधला सा याद है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हुआ कि जो लड़का था, जो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। तो वो महिला जो थी वो वहाँ पे आई और उनके हाथ में एक पॉइज़न की शीशी थी और उन्होंने उस शीशी को वहीं कंज्यूम कर लिया और कंज्यूम करने के बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक, ऐसी कंडीशन में वो जो व्यक्ति था, जो युवक था, वो बहुत डर गया, ठीक है, और डरने के कारण वो अब क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा, तो उसने बॉडी को किसी तरह से इधर उधर ले जाके डिस्पोज कर दिया, हटा दिया, ठीक है। सवाल जो था वो ये था कि उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, उस युवक ने कौन सा अपराध किया, ठीक। प्रॉब्लम ये थी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक महिला जो एक पुरुष को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, वो उनके घर पे गई और घर पे जाके उनसे शादी का प्रस्ताव किया और युवक ने जब मना कर दिया तो वहीं पर पॉइज़न कंज्यूम कर लिया। तो ये जो कह सकते हैं उदाहरण या इलस्ट्रेशन या जो भी आप इसे समझ लें, ठीक। इस प्रॉब्लम में वह व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य को छुपाने का, ठीक है, इसका ऑफेंस है, बाकी और कोई इसका अपराध नहीं है, ठीक। तो इस तरह के सवाल कभी कभी आर्टिफिशियल भी फ्रेम कर दिए जाते हैं आपसे गलतियां निकालने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं ये चीज़ समझने के लिए। या कभी कभी जब आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं, तो आपसे इस तरह के सवाल जो है वो, चूँकि बोर्ड जो है वो किसी भी स्थिति पे आपकी क्या परसेप्शन है वो जानने की कोशिश करता है, तो ऐसे सवाल बना दिए जाते हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी काम आ जाएंगी। ओके, तो सेक्शन 201 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कभी भी आप, मेरा नंबर आपके पास है या ग्रुप में है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सेक्शन 202, चूँकि आज काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के रख रहा हूँ। सेक्शन 202, इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का शासय लोभ। Intentionally omission to give an information of offense by a person bounding to inform। अगर कोई व्यक्ति
कोई सूचना देने के लिए बाउंड है, कंपेल है कि हाँ उसे किसी अपराध की सूचना जरूर देना चाहिए। और अगर इस बाउंडेशन के बाद भी अगर वो सूचना पुलिस अधिकारी या किसी सिस्टम को नहीं देता है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी दशा में सेक्शन 202 में उसे पनिश किया, उसे लाइबल बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो लोक सेवक है, ठीक है, अपने पदीय हैसियत के दौरान रहते हुए कोई अपराध उसके सामने मिला, भले वो ड्यूटी में नहीं है, ऑफ ड्यूटी है, या भले वो छुट्टी पे है, अवकाश पे है, लेकिन अगर उसके सामने अपराध हुआ है तो अपराध का संज्ञान देना, अपराध के बारे में बताना, ये उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी एक सेवा का हिस्सा होता है। उस कंडीशन में अगर उसने अपराध के बारे में अनदेखा कर दिया, जानकारी नहीं दी, तो धारा 202 में उसे दंडित किया जा सकता है। इसका एक इलस्ट्रेशन देखिएगा। एक व्यक्ति जो है उसके खेत में, एक व्यक्ति जो है वो सुबह अपने खेतों में टहलने जाता है, खुद के खेत में, और वहाँ पर एक नवयुवक की बॉडी पाता है, मृत शरीर पाता है सुबह सुबह। और जब वो बॉडी को ध्यान से देखता है तो वो पाता है कि इस नवयुवक को सांप ने, सर्प ने, स्नैक ने काट लिया है। ठीक है, तो अब ऐसी दशा में कौस्तुभ जी अगर आप हों तो ये मेरे सामने से स्क्रीन से हटाइए, काफी बड़ा पोर्शन जो है वो कवर कर रहा है। कौस्तुभ जी अगर लाइन पे हो आप, कोई भी एडमिन ग्रुप से कोई भी अगर इस समय हो ऑनलाइन, तो स्क्रीन पे ये काफ़ी बड़ा सा चीज़ जो है अभी इलाहाबाद का क्या है, इसे प्लीज़ हटाइए। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक व्यक्ति जो है वो सुबह सुबह अपने खेतों में भ्रमण करने जाता है, घूमने जाता है, और उस कंडीशन में एक डेड बॉडी वो अपने खेत में पाता है। थोड़ा सा निरीक्षण करने के बाद उसे पता चलता है कि उस डेड बॉडी की मृत्यु जो है वो सांप के काटने से हो गई। अब उसे लगा कि अभी पुलिस आएगी, दुनिया भर की तफ्तीश होगी, परेशानी होगी, तो वो करता क्या है कि उस बॉडी को वहाँ से हटा के कहीं दूर दूसरे के खेतों में फेंक देता है और किसी से कुछ नहीं बताता। ठीक, तो ऐसी दशा में, इस परिस्थिति में, जो अपराध के इत्तला देने की जो जिम्मेदारी थी उसके खेतों में, उसकी प्रॉपर्टी पे ये घटना घटित हुई थी, ठीक है, तो उसकी जानकारी देना, या सांप ने ना काटा हो, अगर किसी घटना के कारण ही डेड बॉडी पड़ी हो, ठीक, तो उस स्थिति पे अगर वो पुलिस को सूचना नहीं देता है तो ऐसी दशा में धारा 202 के अंदर उस व्यक्ति को लायबिल ठहराया जा सकेगा। ठीक है, धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या साक्ष्य देना। अगर कोई व्यक्ति, फिर वही बात है कि मिथ्या साक्ष्य वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ अंतर ये है कि यहाँ अपराध जो है वो किया जा चुका है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई मिथ्या साक्ष्य या मिथ्या इत्तला दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, साक्ष्य और इत्तला दोनों में अंतर होता है, ये दिमाग में रख लीजिए। साक्ष्य जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग, और इत्तला, इंफॉर्मेशन जो होती है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान दी जाती है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई व्यक्ति मिथ्या इत्तला देता है, गलत सूचना देता है, तो धारा 203 के अंतर्गत उसे लायबिल ठहराया जा सकेगा। धारा 209 सेक्शन 209, बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, कोई सूट फाइल करना, कोई दावा दाखिल करना जो बेईमानीपूर्ण आशय के कारण हो। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि गलत तरीके से कोई संपत्ति प्राप्त कर लेना, ये इसका उद्देश्य है। तो धारा 209 209 सेक्शन 212 212 अपराधियों को संश्रय देना। ठीक है, धारा 212 किन्हीं अपराधियों के लिए
तो इसके इस सेक्शन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो मृत्युदंड से दंडनीय व्यक्तियों के बारे में बात करता है, और दूसरा पार्ट जो है वो आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधियों के बारे में बात करता है। तो उसको जब सेक्शन में आप आके देखेंगे तो इसके दो पार्ट अलग अलग हैं, ठीक है। तो धारा 212 जो है वो अपराधियों को संशय देने के लिए बात करता है। और संशय की परिभाषा कहाँ है, कोई बताएगा मुझे? संशय की परिभाषा कहाँ पे दी गई है? हार्बरिंग, किसी को याद है? सेक्शन 52A संशय जी, ठीक है। तो जी जी जी, ठीक है। तो ओके, ठीक। तो सेक्शन 212 अपराधियों को संशय देने की बात है। संशय का मतलब ये है, इससे सेक्शन उठा के बेयर में जाके आप देखेंगे तो इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो मृत्युदंड से दंडनीय अपराधियों के लिए, अगर कोई अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है, उसका कोई अपराधी है तो उसके लिए अलग इसका पार्ट है। और उसका दूसरा पार्ट जो है वो आजीवन कारावास से दंडनीय व्यक्तियों को जो संशय दे रहा है, ठीक, ऐसे अपराधियों को जो आश्रय दे रहा है, ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने की बात करता है। तो सेक्शन 212 ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ चूंकि आज इस पार्ट को फिनिश करना है ताकि नेक्स्ट क्लास आपके साथ ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी हो जाए। तो अंदर बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, आपसे एक सरसरी तौर पे समझा दे रहा हूँ। जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकता है। और इसमें ऐसा बहुत है भी नहीं कि आपसे कभी फुल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या ऐसा कुछ नहीं है जो कॉन्सेप्चुअल हो, जिसका कॉन्सेप्ट आपको समझने में टाइम लगे। ये सारे सेक्शन जो हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि मेमोराइज होना इसका ज़रूरी है। नेक्स्ट सेक्शन 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता के लिए उपहार लेना। अगर कोई लोक सेवक, जो भी लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी पुलिस अधिकारी या जो भी जो लोग अपने प्रमोशन या इनके लिए क्लास में हों या बाद में देखें तो ध्यान रखें। सेक्शन 215, अगर कोई चोरी में रिकवर की गई है, ठीक है, उस संपत्ति को वापस देने के लिए, अगर उस वापस देने की प्रक्रिया में कोई उपहार ले रहा है, कोई गिफ्ट ले रहा है या किसी तरह से कोई और लाभ ले रहा है, तो उस दशा पे धारा 215 लागू होगी। फिर धारा 216A 216A सेक्शन 216A, लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति, पेनाल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स एंड डकैट्स। किसी लुटेरा या कोई डाकू है जिसके बारे में आप जान रहे हैं कि यह व्यक्ति अपना जीवन यापन ऐसी गतिविधियों में लगाता है, और जानते हुए अगर आप उसे हार्बरिंग कर रहे हैं, उसे संशय दे रहे हैं, ऐसी दशा में आपने जो संशय दिया है तो ऐसा संशय धारा 216A में परिभाषित होगा, ठीक है, पनिशमेंट होगा। नेक्स्ट सेक्शन 229A, सेक्शन 229A जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। सेक्शन 229A, जमानत या बंध पत्रों पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। अगर कोई व्यक्ति बॉन्ड पे छूटा हुआ है, चाहे वो पर्सनल बॉन्ड हो, चाहे बेल बॉन्ड हो या किसी और तरीके से, ठीक है, और न्यायालय बेल का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि व्यक्ति को फ्री कर दिया जाता है, और जब भी कभी न्यायालय को उचित लगे वो न्यायिक कार्रवाइयों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, ठीक है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहा है तो उस दशा में धारा 229A लागू होगी और उसे सेक्शन 229A में लायबल ठहराया जाएगा। चैप्टर 12
सेक्शन 231, सेक्शन 231 सिक्कों का कूटकरण, सिक्कों का कूटकरण, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन पूछा जाता है खूब आपसे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में खूब पूछा जाता है। सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 231, ठीक है। और इसी के तुरंत बाद सेक्शन 232, ये फॉरफिटिंग ऑफ इंडियन कॉइन की बात करता है, ठीक है। 31 जो है वो किसी भी कंट्री का कोई भी कॉइन हो उसकी बात करता है, और 232 जो है वो इंडियन कॉइन की बात करता है कि हाँ आप इंडियन कॉइन का फॉरफिटिंग कर रहे हैं। एक सेक्शन जो है वो और मैंने देखा एक दो जगह पूछ लिया गया था, एमपी में था और एमसीक्यू में था। सेक्शन 259, सेक्शन 259 सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। सेक्शन 259, सेक्शन 259 हैविंग पोजीशन ऑफ काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प। अगर कोई व्यक्ति अपने पास कोई ऐसा स्टैंप रखता है जो कूटकृत हो, ठीक है, काउंटरफिटेड हो, अगर उसके पोजीशन में वो मिलता है तो ये साबित करने का भार उस पर हो जाएगा कि ऐसा स्टैंप कूटकृत काउंटरफिटेड है या नहीं, ये उसकी जानकारी का है या नहीं, इसका भार उसके ऊपर होगा। अन्यथा ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि वो कूटकृत स्टैंपों को खरीदने, बेचने या किसी और तरीके से इस्तेमाल करने का अपराधी है। तो ये सेक्शन भी एक दो जगह मुझे दिखा था, इसलिए मैंने आपको मेंशन करा दिया। चैप्टर 13 में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो आपके साथ बात किया जाए। बाटों के बारे में है, तौल के बारे में है, तो इसका सिर्फ चैप्टर ही याद रखिए, अध्याय 13 माप बाटों के संदर्भ में, ठीक है। फिर आगे आते हैं चैप्टर 14 अध्याय 14, चैप्टर 14 अध्याय 14। एक तो सबसे पहले पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन ही किस सेक्शन में है ये खूब पूछी गई है, बार बार पूछी गई है, ये याद रखें। सेक्शन 268, ठीक है, याद करना बहुत आसान है। 2-4 इसमें नहीं है, 6-8, ठीक है, सारे इवन नंबर है, 2-4 नहीं है, 6-8। लोक न्यूसेंस, अब लोक न्यूसेंस होता क्या है इसे डिफाइन किया गया है, तो कोई भी ऐसा कार्य जो जन सामान्य के जीवन पर क्षोभ उत्पन्न करे, समस्या क्रिएट करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो सारी चीज़ें लोक न्यूसेंस होती हैं, पब्लिक न्यूसेंस होती हैं, ठीक है। सड़क पे गड्ढे खोद देना, कूड़ा फेंक देना, नालियों को जाम कर देना, ठीक है, कोई ऐसा टेम्परेरी निर्माण कर देना जिससे आवागमन में परेशानी हो, बाधा हो, या कोई व्यक्ति जहाँ तक उसे जाने का अधिकार है आपने उस अधिकार को प्रभावित कर दिया, ठीक है। नदी, जलाशय, तालाब इत्यादि जो हैं ये पब्लिक चीज़ें हैं, और अगर पब्लिक चीज़ों को अगर आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऐसा हर काम जो होगा वो पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा, जिसको कि सेक्शन 268 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आपके काम का है वो है सेक्शन 272। सेक्शन 272 विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय पदार्थों का अपमिश्रण। सेक्शन 272 एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंड फॉर सेल, कोई ऐसा खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जो अपमिश्रित है, ठीक है, और अपमिश्रित होने के बाद भी उसे बेचा जा रहा है, सेक्शन 272 में इसे डिफाइन किया गया है। देखिए अपमिश्रण होता क्या है, पहले बात तो ये जान लीजिए कि कोई भी खाने योग्य पदार्थ में ऐसी चीज का मिलाया जाना जो खाने योग्य ना हो, खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा
कि खाने योग्य पदार्थों में कोई ऐसे पदार्थ का मिश्रण मिला दिया जाना जो खाने योग्य ना हो, खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। ठीक, तो सेक्शन 272 खाद्य अपमिश्रण की बात करता है। ठीक, यानी जानबूझ के ऐसा दूषित पदार्थ आप बेचने का इंटेंशन रख रहे हो, आप उसे सेल कर रहे हो, तो सेक्शन 272। इसी के बाद सेक्शन 273, सेक्शन 273 सेल ऑफ इन नॉक्सियस फूड और ड्रिंक। जी जी, एक्सपायरी वाला भी 270, जी एकदम सही, 272 में एक्सपायरी प्रोडक्ट जो है वो अगर बेचा जा रहा है तो वो भी कवर होगा। ठीक है, सेक्शन 273 अपायकर। अपायकर का मतलब होता है नॉक्सियस, सेल ऑफ नॉक्सियस फूड एंड ड्रिंक्स। ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य ही ना हो, जो कंज्यूम करने लायक ही ना हो, ऐसे पदार्थ को यदि बेचा जा रहा है, ठीक है, तो धारा 273 273 इसे कवर करती है। मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है, जैसे आप अक्सर बड़े प्रिय होते हैं समोसे के, ठीक है, अब आपने समोसा जो है वो खरीद लिया, पता चला हलवाई ने जो उसमें आलू डाला वो मतलब उसमें कीड़े लगे हुए थे या बहुत वो कर रहा था, बदबू कर रहा था, लेकिन उसने सुबह फिर से फ्राई कर दिया, ठीक है, और सुबह फिर से फ्राई कर दिया तो वो एकदम ताज़ा हो गया, गरम गरम आपको सॉस और चटनी और दम आलू के साथ उसने परोस दिया और आपने एकदम, तो ठीक है, और उसके कारण आप फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गया, लूज मोशन हो गया, वोमिटिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो सेक्शन 273 में, ठीक है, एक्सपायरी तो 272 में हो गया, लेकिन ऐसी जो खाने योग्य ही नहीं थी, पीने योग्य ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उसे आपको सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया, तो वो धारा 273 में कवर किया जाएगा। ठीक है, इसी के तुरंत बाद सेक्शन 274, ये तीनों सेक्शन याद रखिएगा, 272, 3 और 4, ये तीनों सेक्शन याद रखिएगा, अक्सर इसमें से चीज़ें मिल जाती हैं। सेक्शन 274 औषधियों का अपमिश्रण। औषधियों का अपमिश्रण मतलब ये है कि कोई मेडिसिन है, कोविड के समय में आपने खूब देखा है ना, हालांकि उसके लिए अलग से भी है, मेडिकल फील्ड में उसके लिए अलग से प्रोविज़न बनाया गया है, लेकिन ये आईपीसी में भी कवर होगा। जैसे रेमडेसिविर को में पानी मिला के लोग बेच दे रहे थे, ठीक है, या और बहुत सारी घटनाएं हुई, ग्लूकोज जो है वो पिसी हुई चीनी मिला के बेच दे रहे हैं। ठीक, तो औषधियों में यदि अपमिश्रण हो रहा है तो सेक्शन 274 में इसे कवर किया जाएगा। ठीक, 275 ऐसी औषधियों को बेचने के लिए पनिश करने की बात करता है। 274 मिश्रण करने सॉरी 274 जो है वो मिश्रण करने को प्रतिबंधित करता है, पनिश करता है, और 275 जो है ऐसे मिश्रित पदार्थ को बेचने के लिए इसे पनिश करता है। फिर सेक्शन 277, ये जो इन्वायरमेंट लॉ के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो पेपर दे रहे होंगे या वहाँ इस्तेमाल है, तो ये सेक्शन आपको वहाँ लिखना होता है इन्वायरमेंटल लॉ में। लोक जल स्रोत, जलाशय इत्यादि को कलुषित करना, फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिसीवर्स। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पब्लिक जल का स्रोत है, ठीक है, और हैंडपंप है, तालाब है, कुएं हैं इत्यादि को अगर कोई इसमें कूड़ा करकट डालता है या कोई और ऐसा पदार्थ डालता है जिससे ये पानी जो है पीने योग्य न रहे या बीमारियों को आमंत्रित करे, तो ऐसे सभी क्रियाकलाप सेक्शन 277 में कवर किए जाएंगे। इसी तरह से 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, ठीक है,
एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करना। कोई जनरेटर है, आपके घर के बगल में कोई होटल है, कोई दुकान है, उसने बड़ा सा जनरेटर लगा रखा है जिसमें से खूब सारा धुआं निकलता है और आपकी तरफ उसका मुंह कर दिया है, तो क्या है, इस चीज को आप सेक्शन 278 में रिस्ट्रिक्ट करा सकते हो, उसे पनिश करा सकते हो, FIR आप करा सकते हो। अगर कोई वाहन चलाने वाला व्यक्ति है, उसकी गाड़ी में से खूब धुआं निकल रहा है, तो भी वो यहाँ कवर होगा। आपके घर के आसपास कोई कूड़ा कचरा जला देता है बराबर, ठीक है, जिससे धुआं फैल जाता है, तो आप इसे यहाँ कवर कर सकते हो, सेक्शन 278। इसी तरह से सेक्शन 279 खूब इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लीजिएगा। लोक मार्ग पर उतावले पूर्ण तरीके से वाहन चलाना, सेक्शन 279 इंपॉर्टेंट है, खूब इस पे पूछा जाता है, MCQ खूब होते हैं। लोक मार्ग पर उतावलेपन द्वारा वाहन चलाना या हाँकना। बहुत सारे लोग हैं बाइक लिए जूम जाम करके इधर से उधर चला रहे हैं, ठीक है, तो ये उतावलेपन द्वारा वाहन चलाना है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो सेक्शन 304, ठीक है, या 304A में जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर इसको कवर किया जाता है, ठीक। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी चल के आपको काम आएगा, तो इसे याद रखिएगा। सेक्शन 288 जलयान का उतावलेपूर्ण तरीके से चलाना, तो अब जलयान का इतना कोई मतलब है नहीं, नाव वगैरह बहुत चलती नहीं, ये उस समय के लिए है, ठीक है। आ जाते हैं आगे, सेक्शन 291। सेक्शन 291 न्यूसेंस बंद करने के आदेश के बाद भी अगर कोई व्यक्ति न्यूसेंस जारी रख रहा है, ये जितने भी तरीके का न्यूसेंस है, ठीक है, चाहे जल को दूषित करना, चाहे वायुमंडल को, चाहे किसी भी तरह, जितने भी बताए गए हैं, अगर इसका आदेश मिल गया है, SDM ने आदेश कर दिया है, उपखंड मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिया है, या कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, या फिर किसी मध्यस्थता में, ठीक है, मध्यस्थता की कार्रवाई में भी ये हो गया है कि हाँ अब आगे ये जारी नहीं रहेगा, आप जलाएंगे नहीं, उस कंडीशन में भी अगर आप या कोई भी व्यक्ति ऐसा लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस अगर जारी रखता है, तो उसे सेक्शन 291 में पनिश किया जाएगा, ठीक। सेक्शन 292, 293, 294, ये तीनों सेक्शन एक साथ आप इसे मेमोराइज करिएगा, याद रखिएगा। सेक्शन 292 वो अश्लील वस्तुओं, अश्लील पुस्तकों के विक्रय आदि के बारे में बात करता है, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑब्सीन मटेरियल है, उसके सेल आउट करने की बात कर रहा है। अभी इसमें जो वो CDs हैं, पुस्तक, सिर्फ पुस्तक तक नहीं रह गया है, ठीक है, अभी इसमें पेन ड्राइव, CD और इस तरह के मटेरियल भी अब इसमें ऐड हो चुके हैं, अगर वो भी है तो इसमें कंसीडर किया जाएगा। तरुण व्यक्तियों को 293, तरुण व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, किशोर हैं, तरुण हैं, उनको अगर इस तरह की वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो ऐसा विक्रय धारा 293 के अंतर्गत पनिशेबल होगा। इसी तरह से सेक्शन 294 अश्लील कार्य और गाने, सड़क पे चलते हुए आप अश्लील कोई गाने गा रहे हैं, कोई हरकत कर रहे हैं, कोई ऐसे इशारे कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आपके द्वारा प्रदर्शित हो रही है, ठीक, तो धारा 294 के अंतर्गत आप लायबिल होंगे, ठीक है। और एक और है सेक्शन 294A लॉटरी इत्यादि रखना, बेचना, ठीक, तो ये भी अब, तो ये ऑब्जेक्टिव में, MCQ में ये सारे सवाल खूब पूछे जाते हैं। 2-3 सेक्शन और हैं, एक तो सेक्शन 296 याद रखिएगा, 296 धार्मिक जमाव में विघ्न डालना, धार्मिक जमाव में विघ्न डालना, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, अगर कोई धार्मिक समारोह हो रहा है, गणेश पूजा हो रही है, या कोई और ऐसा कार्य हो रहा है जो धर्म संबंधी है, अगर उसमें कोई व्यवधान डाला जा रहा है, कोई दिक्कत क्रिएट की जा रही है, उस कंडीशन में सेक्शन 296
लागू होगी। और सेक्शन 297, सेक्शन 297, आई थिंक आई एम ऑडेबल। अभी एक कॉल आ गई थी तो शायद आई एम ऑडेबल। एनीवन, एनीवन, एम आई ऑडेबल? मेरी आवाज़ आप सबको मिल रही है? प्लीज़ कोई मुझे हिंट कर दें। एनीवन? ओके 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 ओके। और सेक्शन 297, कब्रिस्तान आदि पर अत्याचार करना। ठीक है, यहाँ तक आपका चैप्टर 15 कंप्लीट होता है। धारा 299 हमारे आपके बात करने का अगला विषय होगा। जी, अभी अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है, कोई जवाब कुछ है तो प्लीज़ कंटिन्यू, आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज़ आप सबको मिल रही हो तो अभी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इतने सारी चीज़ों में, सबसे ज़्यादा सेक्शन आज पढ़ाए हैं मैंने, तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। आप सबका कोई रिप्लाई मेरे पास नहीं आ रहा है, कोई चैट बॉक्स में आपके कोई मैसेज मुझे नहीं मिल रहे हैं। क्या मैं कनेक्टेड हूँ या कोई इशू है? प्लीज़ मुझे कोई हिंट कर दो। एनीवन? ठीक है, तो आज की ये जो क्लास थी आपको शायद लगता हो, क्योंकि आज लाइव जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी संख्या कम है, तो आज मुझे लगा कि जैसे लगा हो आप सबको कि क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। तो याद रखिएगा, हर चीज़ इंटरेस्टिंग हो ये बात ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है या नहीं है ये बात ज़रूरी है। आपकी सफलता के लिए ये सारे सेक्शन जो हैं वो भी अन्य चीज़ों की तरह ही उतना ही महत्व रखते हैं। अब आप मेंस की खूब तैयारी करें, इंटरव्यू की खूब तैयारी करें, अगर पीटी ही आपका क्वालिफाई ना हो पाए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? और ये सभी चीज़ें जो अभी आपने नोट की है या नहीं की है वो आप जाने, लेकिन पीटी में खूब सवाल होते हैं, एपीओ में तो खास तौर से भरमार होती है। इस पूरे पार्ट से सेक्शन आपसे खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, और मेंस में भी अक्सर चीज़ें आपसे इसमें से निकाल के पूछ ली जाती है। और एक और चीज़ होती है, जब आप किसी के साथ हेल्थी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, या किसी से आप कुछ बातचीत कर रहे हैं अपनी फ्रेंडशिप सर्किल में या कहीं और, तो ये वो सारे सेक्शन हैं जो अगर आपको याद हैं तो आप अपनी भाषा को, अपनी बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से कह सकते हैं। खास तौर से लोगों के ऊपर इम्प्रेशन डालने के लिए अगर ये सेक्शंस आपको याद हैं तो बहुत बेहतर होगा। तो प्लीज़ इन सारे सेक्शन को खूब अच्छी तरह से मेमोराइज करने की कोशिश करिए। और जब आप मेंस के आंसर लिख रहे होंगे तो वहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप बगल में ब्रैकेट में इन सारे सेक्शन को मेंशन कर दे रहे हैं तो आपके आंसर को बहुत ही प्रभावी और सामने वाले को ये बताने के लिए पर्याप्त होगा कि हाँ, आपको विषय के बारे में अच्छी समझ है, अच्छी जानकारी है। ठीक है, तो अभी अगर कोई मैसेज मेरे पास नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप सबको कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। मेरे पास आपके ये उड़ते हुए बबल्स दिख रहे हैं, लेकिन कोई मैसेज चैट बॉक्स में मुझे आगे कंटिन्यू नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एनीवन? कोई क्वेरी? तो शायद कुछ टेक्निकल इशू फिर आज होगा जिसके कारण मुझे आपके चैट बॉक्स के मैसेजेस नहीं दिख पा रहे हैं। लास्ट जो है वो अचल के मैसेज मेरे पास पड़े हैं, उसके बाद धर्मेंद्र जी के हैं, उसके बाद कोई मैसेज मुझे दिखा नहीं। खैर, आप ग्रुप में ये सवाल अपने पूछ सकते हैं। ठीक, और
इन सारी चीज़ों को याद करें, मेमोराइज करें। अगली फ्राइडे की क्लास जो होगी वो सेक्शन 299 के साथ स्टार्ट करेंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। एक बात मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा लास्ट में कंक्लूड करता हूँ कि देखिए, सिर्फ क्लासेस ज्वाइन कर लेना, कोचिंग चले जाना, यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करना, ये अपने आप में सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। वो है ना, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप आंसर को लिखेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, लिखेंगे, चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा, मेमोराइज होगा। और सबसे बड़ी बात, अपने सपनों और आपकी वास्तविक दूरी जो है वो कम होगी। जो आपका सपना है और आपकी वास्तविक दूरी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उस प्रैक्टिस के साथ अपने सपनों की दूरियों को कम करेंगे। सो प्लीज़ मेहनत करिए। और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले फ्राइडे को, तब तक के लिए टेक केयर।